प्यारे मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग द 10 मिनट शो की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस वीडियो का नाम बस द 10 मिनट शो है, लेकिन आप देखिएगा थोड़ा सा क्योंकि क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल वगैरह है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल को तो मैं ऐसे ही बहुविकल्पी टाइप नहीं ना करा सकता हूँ, तो उसको समझाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, 2 4 5 मिनट 6 मिनट, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, वैसे भी आपको जानकारी ही तो मिलेगी। इसके अलावा आज साइंस का वीडियो आपको नहीं मिल पाया होगा कुछ टेक्निकल इशू के कारण से, लेकिन आगे से हम लोगों को ये ख्याल रहेगा कि ऐसा कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज इस प्रकाश के अपवर्तन वाले भाग को, क्योंकि हम लोगों ने परावर्तन के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, अब अपवर्तन वाले भाग को शुरू करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए इसलिए टाइमर वगैरह भी हमने लगा दिया जिससे हमें समय का ज्ञान होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होता है। तो याद रखिएगा जब भी कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होता है तो अपवर्तन कोण और क्या नाम है परावर्तन कोण सब कुछ जो होता है जीरो ही बनता है। कितना हो जाएगा यहाँ पे? जीरो हो जाएगा। आपतन अपवर्तन सब कुछ जीरो बन जाता है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, यदि आपतन कोण 42 अंश है, अपवर्तन कोण 30 अंश है, तो अपवर्तित किरण का विचलन कितना हुआ? तो कितना अंश का विचलन हुआ भाई? 12 अंश का। 42 से आया 30 से गया, इसका मतलब 12 अंश विचलित हो गया। विचलित हो जाना का मतलब समझिए, प्रकाश के अपवर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन का मतलब होता है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक कांच का प्लेट है, साफ कांच का प्लेट है, इसके आर पार आराम से देखा जा सकता है। तो इस पे अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरह से मान लीजिए आती है, तो ये जो आने वाली किरण है इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण कहते हैं। तो ये जो किरण है उसे जाना तो चाहिए था कुछ इसी तरह से, लेकिन ऐसा होता नहीं। वास्तव में ये थोड़ी सी झुक जाती है, अर्थात अपने मार्ग से थोड़ी सी भटक जाती है। तो बस इसी घटना का नाम पड़ गया प्रकाश का अपवर्तन। क्या नाम पड़ गया? प्रकाश का अपवर्तन। और ये जो बिंदु है जहां पे ये प्रकाश आपतित वाली हुई है इसे हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। और ये जो प्रकाश निकल रहा है यहाँ से ये कहलाता है अपवर्तित किरण। क्या कहलाता है? अपवर्तित किरण। तो याद रखेगा अपवर्तन की घटना का मतलब यही है कि प्रकाश अपने रास्ते से भटक जाता है जब एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है। अच्छा, ये जो मैंने लाइन खींचा इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं और अपवर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं, याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम का मतलब यह है कि माध्यम के कण बहुत दूर दूर हो, जैसे कि वायु में वायु के कण बहुत दूर दूर होंगे क्योंकि वो गैस है ना। अच्छा, सघन माध्यम का मतलब ऐसा माध्यम, माध्यम शब्द मैं बार बार यूज कर रहा हूं। माध्यम क्या होता है भाई? बहुत ध्यान से सुनिएगा। माध्यम ना, प्रकाश जिस भी पदार्थ के भीतर से गुजरता है वही पदार्थ उसका माध्यम होता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश पानी के भीतर से गुजर रहा है तो पानी माध्यम हो गया। जैसे प्रकाश कांच के अंदर से गुजर रहा है तो कांच माध्यम हो गया। प्रकाश प्लास्टिक के अंदर से गुजर रहा है तो प्लास्टिक माध्यम हो गया। लेकिन कोई ऐसी भी जगह होती है जहां पे कोई माध्यम ही नहीं उपस्थित होता, उस जगह को हम लोग कहते हैं निर्वात। क्या कहते हैं? निर्वात। और निर्वात ही वो जगह है जहां पे सबसे तेज प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद रखेगा, यह भी एक क्वेश्चन ही बनता है कि निर्वात या वायु में लगभग प्रकाश की चाल सेम ही होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और इसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? सी से। चलिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, विरल मतलब जैसे वायु में से कांच में गया, जब भी विरल से सघन में जाएगा तो याद रखिएगा जो प्रकाश होगा वो इस अभिलंब के ओर झुक जाएगा। इसका मतलब आपतन कोण ज्यादा बनेगा, अपवर्तन कोण कम बनेगा। इसी का उल्टा अगर सघन से विरल में जाए तो अपवर्तन कोण ज्यादा हो जाएगा और आपतन कोण कम हो जाएगा। इससे बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा। चलिए भाई इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। मतलब जो समतल दर्पण होता है उससे जो इमेज बनता है वो इमेज कितना वस्तु के लंबाई का कितना गुना बनता है। तो बच्चों मैं बता दूं कि जो समतल दर्पण होता है जितना बड़ा आप वस्तु रखेंगे उसके सामने उतना ही बड़ा वो इमेज बनाता है, यानी कि वो एक गुना ही बनाता है वस्तु का एक गुना मतलब खुद वस्तु की लंबाई। अगला क्वेश्चन आपका, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हमें, वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को इस तरह से दर्शाएंगे ANG। ANG को हम लोग क्या पढ़ेंगे? वायु। वायु मतलब A फॉर एयर, G फॉर ग्लास, A फॉर एयर, एयर माने वायु, और G फॉर ग्लास, ग्लास माने होता है कांच। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हमें 3/2। तो हमसे कह रहा है कि तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछ रहा है, यानी कि GNA का मान पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा केस हो ANG का मान 3/2 है तो GNA का मान क्या होगा? तो देखिए ना इसमें ये पलट गया है, G वाला पहले आ गया, A वाला बाद में गया, तो जाके पलट दीजिएगा तो 2/3 हो जाएगा। इसका जवाब क्या बच जाएगा? 2/3, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो याद रखिएगा किसी भी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है बैंगनी रंग के लिए। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसके लिए होता है? बैंगनी रंग के लिए। और अगर यही सबसे कम पूछ लेता तो लाल रंग बन जाता अपना जवाब। सबसे कम लाल रंग और सबसे ज्यादा बैंगनी रंग। याद रखना है लाल रंग के लिए सबसे कम होता है अपवर्तनांक और बैंगनी रंग के लिए सबसे ज्यादा। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी? तो जब भी अनंत और ध्रुव के बीच में रखेगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा P और F के बीच में बनेगा, आभासी बनेगा।
और सीधा बनेगा। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और दर्पण के दाईं ओर बनाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लगाऊंगा इसको, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में। वायु में प्रकाश की चाल दिया है हमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और इसका अपवर्तनांक दिया है 3/2। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रकाश की चाल जो है वो कांच में क्या होगी। तो याद रखिएगा, एक छोटा सा सूत्र है, C बराबर, वास्तव में कहिए तो n बराबर, अब n से अपवर्तनांक होता है, n बराबर होता है C/V। यह बस सूत्र याद रखिएगा, ये पूरा इस आपके लेसन भर में बहुत सारा क्वेश्चन का जवाब बना के देगा आपको। यहाँ पे n बराबर होता है C/V। C माने निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, V माने माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम अभी थोड़ी देर पहले समझाए हैं, माध्यम मतलब जिस भी पदार्थ के भीतर से प्रकाश गुजर रहा है उसके बारे में बात चल रही है। अच्छा, n माने अपवर्तनांक, तो देखिए n माने अपवर्तनांक, अपवर्तनांक की जगह पे यहाँ पे 3/2 रखना है। C माने प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में, वो दिया 3 × 10⁸ और V का मान हमें निकालना है। तो चलिए V का मान निकालने के लिए अगर हम लोग सूत्र बनाए तो क्या हो जाएगा, V बराबर, V को यहाँ रख दीजिए, तिरछी तिरछा गुणा कर देते हैं, V यहाँ चला जाएगा, n नीचे आ जाएगा, यानी कि V बराबर आ जाएगा C/n। C का मान कितना रखिएगा, C का मान रखना होगा 3 × 10⁸ बटे n का मान कितना रखना है 3/2। जो 3/2 है वो अगर रखिएगा, इसको पलटने पे क्या हो जाएगा, 3/2 उल्टा बन जाएगा, तो 3 × 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा और × 10⁸ 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा आंसर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी जवाब जो बन जाएगा अपना वो हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए यहाँ पे अब ऐसा क्वेश्चन अगर मिलेगा तो मैं आपको ये होमवर्क सा दे दूंगा, क्योंकि अब हम लोग ऐसे अगर क्वेश्चंस को ऐसे ही सेम को करते रहेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। देख रहे हैं 7.5 मिनट अभी हो गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, एकदम यही होमवर्क वाला क्वेश्चन है, अभी जस्ट पहले बताया मैंने। अगला भी एकदम वही है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर, यहाँ पे अपवर्तनांक पूछ लिया है। अपवर्तनांक माने n की वैल्यू ही पूछ लिया। n बराबर सूत्र लगाइए C/V। C का मतलब दिया है 3 × 10⁸ और बटे में V का मतलब दिया है 1.5 और × 10⁸। तो देखिए भाई, बहुत सरलता से इसे हम लोग हल कर देंगे। कैसे, तो देखिए 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा भाई, 1.5 को हम लोग 1.5 कहते हैं। क्या कहते हैं, 1.5 कम 1.5 दूनी 3, तो आ गया अपना जवाब 2। क्या हो जाएगा, 2, यानी कि यहाँ पे आप आंसर बन जाएगा 2। याद रखिएगा, जब भी आप अपवर्तनांक निकालेंगे तो कुछ मात्रक नहीं लिखिएगा, मात्रक नहीं लिखना है, क्योंकि अपवर्तनांक की कोई इकाई ही नहीं होती, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। तो यहाँ पे जवाब बन जाएगा यहाँ पे 2। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक हमें दिए हैं 4/3 और 3/2। यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है, यानी ANW बराबर दिया है कितना, 4/3। इसके अलावा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, यानी ANG बराबर दिया है कितना, 3/2। तो हमसे पूछ रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी WNG पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा सवाल मिल जाए, 3 क्रमिक पारदर्शी माध्यम दिए गए हो और वहां पे आपको अपवर्तनांक की गणना करनी हो, तो बस यही सूत्र लगाइएगा एकदम लाइन से, ANW × WNG × GNA बराबर 1। क्या लगाना है, ANW × WNG × GNA बराबर 1। अब ढूंढ के रखिए। चलिए, ANW का मान कितना रखिएगा, तो कहेंगे 4/3 रखना है। अच्छा, एक और मिनट, वास्तव में मैं उसे ढूंढूं जो मुझे निकालना है। निकालना क्या है मुझे, निकालना है मुझे WNG का मान, यानी इसकी वैल्यू निकालना। तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी सबको उधर लेते जाइए, बटे में लगा दीजिए। तो यहाँ देखिए, WNG को छोड़ दूं अगर मैं, तो 1 के बटे ये दोनों लोग ही चले जाएंगे, यानी ANW भी चला जाएगा 1 के बटे और गुणे में GNA भी चला जाएगा 1 के बटे ही, यानी WNG बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 बटे ANW की वैल्यू पता है क्या, ANW की वैल्यू है 4/3। क्या है, 4/3 गुणे, यहां देखिएगा GNA का मान क्या दिया है, ये तो ANG का मान दिया, GNA का तो मान है यही। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग GNA का मान निकालना चाहते हैं तो ANG के मान को पलट दीजिए, क्योंकि ANG का मान अगर 3/2 है तो GNA का मान क्या हो जाएगा, वो पलट के 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। तो जो अपना सही जवाब बन जाएगा वो हो जाएगा WNG बराबर कितना। एक काम करते हैं हम लोग, ये जो राशि है इसके ऑप्शन को सेट करते हैं, 2/3 को, या चाहे सारी राशियों को ऊपर लेके जाते हैं, सारी की सारी राशियों को ऊपर लेके जाते हैं। सारी की सारी राशियों को ऊपर जब लेके जाएंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और बटे में यहाँ पहले गुणा कर लीजिए, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इसका मतलब WNG का माना जाएगा हमारा 1/8/9। इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 9/8। 9/8 अपना ऑप्शन में ढूंढ लेंगे। 9/8 तो कहीं नहीं दिया, लेकिन इसी ऑप्शन को हल करिएगा तो 9/8 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो देखिए 3/2 है और भागा है, भाग को जब गुणा में बदल देंगे तो ये जो 4/3 है वो बदल जाएगा, 3/4 बन जाएगा। तो ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा और उसके बाद 4 दूनी 8 बन जाएगा। तो 9/8 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। तो देखिए, जब तक आप एक्सप्लेनेशन नहीं जानेंगे तब तक ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ही नहीं पाएंगे, समस्या होने लगेगी आपको। तो इसलिए आप एक्सप्लेनेशन को अच्छे से ध्यान से अपने दिमाग में बैठाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए भाई, कोई भी माध्यम हम लोग लेंस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, बस वो पारदर्शी होना चाहिए, अर्थात प्रकाश आराम से उसके आर पार जाना चाहिए। तो भाई देखिए, जल प्रकाश आर पार जाता है जल के, कांच चला जाता है, प्लास्टिक चला जाता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। आप देख सकते हैं वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और अगर आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो वीडियो
को मतलब कि आपके लिए बनाया जा रहा है तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगला है उत्तल लेंस से प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस है और प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रख रहे हैं। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रख दीजिएगा तो ये बना देगा आभासी, बना देगा, सीधा बना देगा और वस्तु से बड़ा बना देगा। आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है। कब बड़ा और सीधा बनाना है? अभी वही बतिया बताए, जब फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा तो, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा फोकस और प्रकाशिक केंद्र, लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखेगा तो आभासी बना देगा, सीधा बना देगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु उत्तल लेंस से 2f दूरी पर रखी है तो लेंस से उसका प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा? याद रखिएगा, जब भी 2f दूरी पर रखिएगा, 2f दूरी को हम लोग r भी बोलते हैं, 2f दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या r भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा 2f दूरी को हम लोग r भी बोलते हैं। तो 2f दूरी पे रखिए चाहे r दूरी पे रखिए, जो चित्र बनेगा वो 2f पे बनेगा, यानी r दूरी पे बनेगा। वक्रता केंद्र पे रखिएगा तो वक्रता केंद्र पे बनेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, वास्तविक बनाना है, उल्टा बनाना है, वस्तु से बड़ा बनाना है, तो लेंस के फोकस पर रखिएगा कि 2f पर रखिएगा कि लेंस के f और 2f के बीच रखिएगा तो अनंत और 2f के बीच, यहाँ पे लेंस और f और 2f के बीच रखने पे होगा। अच्छा, ये कैसे बन रहा है? चित्र बनाने का एक अलग से सिस्टम आता है, उसमें ग्राफ वगैरह बना के समझाया जाता है। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर आपको उस पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप लिखिएगा यस, सिर्फ लिखना है यस, तो मैं जान जाऊंगा कि भाई हाँ वीडियो चाहिए आपको, तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उस पर देखिए हर साल क्वेश्चन आता है बहुविकल्पी प्रश्न में। अगला है, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब के की लेंस से प्रकाशिक केंद्र से दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर है, तो जो उसके प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा वो क्या होगा? 1 से ज्यादा कि 1 से कम कि 1 की अनंत। याद रखिएगा, जब वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेमी दूरी पे बन रहा है और ये वस्तु कितना दूरी पर है? 10 सेमी दूरी पे है, जिसका मतलब ये है कि भाग करके निकालेगा 3 आ जाएगा। 3 जो है वो कैसा है? 1 से अधिक है ना जी, 1 से अधिक हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, और इसी गुण के कारण से इसे वाहनों का साइड मिरर बनाया जाता है। साइड मिरर जो होता है, जो साइड देखने के लिए काम में लिया जाता है दर्पण, वो होता है उत्तल दर्पण। अगला है, जब देखिए जो 4 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, याद रखिएगा अवतल लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा इसमें लेते हैं, माइनस में लेते हैं, यानी यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 0.4 मीटर, माइनस में 0.4 मीटर। अगला बात यहाँ पे दिया है, अवतल लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखा गया है? 0.4 मीटर की दूरी पर, तो वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में लिखते हैं, तो माइनस में 0.4 मीटर हो जाएगा। आपसे कह रहा है प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, यानी v का मान पूछ रहा है। तो लेंस के लिए सूत्र होता है u v f में संबंध, याद रखिएगा 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ये सूत्र में बहुत बार पूछा देता है कि इनमें से कौन सा वाला सूत्र सही है। लेंस के लिए याद रखना है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अच्छा, एक बात और बता दें, यह दर्पण के लिए अगर कहते हैं तो दर्पण के लिए सूत्र हो जाता है, दर्पण के लिए जो सूत्र हो जाता है वो हो जाता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यानी बीच में प्लस आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसमें वैल्यू रखते हैं 1/f। f का मतलब कितना रखिएगा? तो कहेंगे 1 माइनस में 0.4 बराबर 1/v माइनस 1/u, u का मतलब वो है माइनस में 0.4 रख दीजिएगा। अब इसे रखने के बाद देखेंगे, हल करेंगे तो माइनस से 0.4 ऐसे रखे रहिएगा और बराबर 1/v, यहाँ माइनस से इस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा 1/0.4। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को बाएं साइड कर देते हैं। जब इसको बाएं साइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस में पहले ही से 0.4 था और ये भी आ गया, तो माइनस में एक बार और हो गया 0.4 बराबर 1/v। तो सोचिए यही राशि एक बार, यही राशि एक बार, तो 2 बार नहीं हो गया, तो हो जाएगा माइनस में 2 बार 0.1/4 हो जाएगा बराबर 1/v। अब देखिए इसका दशमलव हटा देते हैं, तो दशमलव कैसे हटाएंगे? ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे। जब ऐसे ऊपर नीचे 10 से गुणा करिएगा तो हो जाएगा ऊपर वाला 20 और नीचे वाला दशमलव हट के बन जाएगा 4 बराबर 1/v। तो 4 से काटिए, 4 से जब काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 पचे 20, यानी कि यहाँ पे आ गया है 1/v का मान माइनस में 5/1। क्या गया है? माइनस में 5/1। तो इसको पलट दीजिएगा तो v का होगा, पलट जाएगा, तो v का मान आ जाएगा माइनस 1/5। अब माइनस 1/5 जो है उसको दशमलव में बदल देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा 0.2, और ये माइनस ये दर्शाता है कि लेंस के बाएं साइड बनेगा, जो चित्र बनेगा वो किधर बनेगा? बाएं साइड बनेगा, और कितना दूरी पर बनेगा तो हो जाएगा माइनस में, माइनस नहीं लगाएगा, माइनस बस ये बताता है कि बाएं साइड बनेगा। ये जो 0.2 मीटर की दूरी पर बनेगा, कितने दूरी पर बनेगा? 0.2 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ पे वस्तु के बाएं साइड, वस्तु के ही ओर बनेगा, वस्तु के ओर मतलब जिधर आप लेंस से बाएं साइड वस्तु को हमेशा रखते हैं तो उधर ही चित्र भी बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर जवाब देना था तो बिना इतना किए आप कैसे जवाब दे पाते, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा, वीडियो लंबा हो रहा है, आप बोर होइएगा तो 2 बार में वीडियो देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन। याद रखिएगा, जब भी आवर्धन का चर्चा हो तो आवर्धन का सूत्र होता है लेंस के लिए m बराबर
v बटे u। क्या होता है v बटे u? v है प्रतिबिंब की दूरी है, u है वस्तु की दूरी। और इसके बारे में एक खास बात, ये जो आवर्धन होता है उसका चिन्ह धनात्मक होता है। कैसे प्रतिबिंबों के लिए? जब प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी के लिए आवर्धन प्लस में लिया जाता है, वहीं वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन माइनस में लिया जाता है। तो याद रखिएगा, जब प्रतिबिंब बन जाए वास्तविक, तो वास्तविक के लिए यहाँ पे माइनस में लेना होता है आवर्धन का मान, लेकिन आभासी बनेगा तो प्लस लेना। तो यहाँ सवाल में क्या बन रहा है? यहाँ सवाल में बन रहा है आभासी, आभासी के लिए यहाँ पे प्लस में लेना पड़ेगा। यम का वैल्यू 0.5 बराबर भी माने प्रतिबिंब की दूरी। इतना दिया है वस्तु की दूरी, वस्तु कितना दूर रखा है? 0.2 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा? 0.2। लेकिन याद करिए वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में लिखते हैं, तो माइनस आगे लग जाएगा। अब इसका आराम से धीरे धीरे यहाँ तिरछी तिरछा गुणा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी भी का मतलब हो जाएगा माइनस में 0.10 मीटर। ये बन जाएगा अपना किसका वैल्यू हो जाएगा? ये भी का मान हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? तो यह लेंस होगा, लेंस होगा। लेंसवा के ऑप्शन में देखिए फोकस दूरी के साथ दिया है, यानी हमें भी का मान पता चल गया, हमें यू का मान पहले से दिया है, तो हम लोग निकालेंगे एफ का मान। कैसे निकालेंगे? लेंस वाले सूत्र से 1/f बराबर होता है ना 1/v माइनस 1/u, वही में रख के निकालेंगे। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v, v का मतलब माइनस में 0.1 हो जाएगा, और माइनस 1/u, u का मतलब हो जाएगा माइनस में 0.2। यहाँ देखिए माइनस है माइनस प्लस बन जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा हल करिएगा तो माइनस 1/0.1 हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस 1/0.2 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इन लोगों का दशमलव हटाते हैं। दशमलव कैसे हटाएंगे? ऊपर नीचे 10 से में गुणा कर दीजिए, में गुणा कर दीजिए। यहाँ 10 से गुणा कर देंगे ना तो ऊपर 10 हो जाएगा, 10 से कम, और नीचे का दशमलव हट के 1 हो जाएगा। यहाँ 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10 से कम 10, लेकिन नीचे दशमलव हट जाएगा बन जाएगा 2। तो देखिए इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 2 एकम 2 तो 2 पचे 10, यानी 1/f जो आ गया वो कितना आ गया? माइनस में 10 और प्लस में 5। इसका मतलब 1/f बराबर आ गया, यहाँ पे 10 में से 5 घटेगा तो माइनस में 5 आ जाएगा। तो 5 के नीचे में 1 को लिख सकते हैं, तो इसको पलट दीजिएगा तो भी क्या होगा? पलट जाएगा। तो यह बराबर आ जाएगा माइनस में 1/5 मीटर। ये 5 से भाग करिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर। माइनस ये बताता है कि वो जो लेंस है वो अवतल लेंस है। माइनस ये बताता है कि वो लेंस क्या है? अवतल लेंस है। याद रखिएगा अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है। अच्छा, तो यानी ये जो जवाब बन जाएगा इसका वो हो जाएगा 0.2 मीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। कैसे जान गए हैं अवतल लेंस है? क्योंकि यहाँ पे माइनस में फोकस दूरी आया है। याद रखिएगा अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अपना जो जवाब बन जाएगा ये 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा? 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक लेंस की क्षमता प्लस एक डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी है। याद रखिएगा लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होती है, अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होती है। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, किसमें? जब फोकस दूरी मीटर में हो तब। लेकिन अब मान लीजिए मीटर में ना हो, सेंटीमीटर में हो तब, तो इसके लिए आप लिख दीजिएगा ऊपर 100/f सेंटीमीटर में। यानी अगर ऊपर वाला सेंटीमीटर में, मतलब ये फोकस दूरी मीटर में है तो 1/f लगा दीजिएगा डायरेक्ट, लेकिन अब सेंटीमीटर में तुम्हारा 100/f लगाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हमें दिया है एक लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। लेंस की क्षमता माने पावर ऑफ लेंस दिया है कितना? एक डायोप्टर, यानी प्लस में 1 हो जाएगा, और बराबर 1/f उसकी फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी f का मान पूछ रहा है। तो चलिए f का मान निकालते हैं। तो यहाँ f एक कम f हो जाएगा, f का मान आ जाएगा 1 मीटर। तो मीटर में तो यहाँ कहीं दिया ही नहीं है, ये तो सेंटीमीटर में सारा ऑप्शन है। तो देखिए ना मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? कहेंगे 100 सेंटीमीटर। तो बच्चा जानता होगा एकदम से कि 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। जवाब हो जाएगा अपना 100 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा कि लेंस की क्षमता होती है P बराबर 1/f मीटर में, और 100/f कहेंगे तो सेंटीमीटर में। अगला क्वेश्चन आपका, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? यानी पावर पूछ लिया, तो कहेंगे सेंटीमीटर दिया है ना तो 100/f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100/f, किसमें? सेंटीमीटर में। समझ गए? तो यहाँ देखिएगा पावर आ जाएगा इसका 100/f, f माने हो जाएगा 25, फोकस दूरी कितना आ जाएगा? 25। तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, इसका मतलब 4 डायोप्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है 4 डायोप्टर, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे सही जवाब अपना। अगला क्वेश्चन है आपका, तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो भाई यहाँ पे पावर पूछ रहा है, इसका फोकस दूरी दिया, फोकस दूरी मीटर में दिया है, तो 1/f लगाइएगा यहाँ पे मीटर में। इसमें लगाएंगे मीटर में, तो पावर आ जाएगा 1/f, f का मतलब दूर रखिएगा, और 1/2 को आधा नहीं कहते हैं, आधा माने 0.5 डायोप्टर। तो यानी ऑप्शन हो जाएगा प्लस में 0.5 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये आप करेंगे। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बताएं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है 50 सेंटीमीटर वाला, ये भी आप ही करेंगे। अगला क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है, इसकी क्षमता क्या होगी? और इस तरह से आपके नहीं भाई अभी खत्म तो नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस उपयोग करता है, तो इसकी क्षमता, फोकस दूरी दिया है, क्षमता पूछ रहा है। अभी ऐसा सवाल बताए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, -5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी आपको निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुआ है, लेकिन अगर एक सवाल इसको देखना चाहे तो देख सकते हैं। लिखेंगे दिया है, क्या दिया भाई? लेंस की क्षमता दिया, यानी पावर दिया, कितना पावर दिया है?
यहाँ पे पावर दे दिया आपका -5 डायोप्टर। तो आपसे पूछ रहा है लेंस की फोकस दूरी, तो ये बताइए फोकस दूरी P बराबर क्या होता है 1/f, किस में, मीटर में, क्या हो जाएगा, मीटर में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बराबर -5। तो यहाँ देखिए इसको पलट दें तभी क्या होगा, पलट जाएगा, इसके नीचे एक रहेगा तो पलट जाएगा, तो f ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 1 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, अभी आ गया इतना मीटर। इतना मीटर तो कहीं जवाब हुआ नहीं है, तो भाग कर दीजिए, भाग करेंगे तो f बराबर आ जाएगा -5 दूनी 10 यानी 0.2 मीटर, क्या बन जाएगा 0.2 मीटर माइनस में, यानी ये हो जाएगा 40 वाले का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा। उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब अगर बनाना है तो आप उस वस्तु को लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रख दीजिए। तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखेगा तब आपको आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, नहीं तो हर बार वास्तविक क्या देता है। बस एक क्या केस है, जब ये आभासी देगा तो अब जब वस्तु को फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रख देंगे तो। अगला है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अभी यहाँ पे बताए हैं हम, शुरुआत में बताया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वह आकार के कुछ छोटा बनता है। तो सोचिए जरा, वास्तविक बनाना है, उल्टा बनाना है, वस्तु से छोटा बनाना है, तो इसका मतलब यह है कि वो जो दर्पण होगा तो यहाँ पे अवतल से काम चला सकते हैं। अवतल जो है वो बना देगा, छोटा इमेज बनाता है, वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है, वस्तु से छोटा बना देता है। एक लेंस के सामने रखी वस्तु, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी बनती है। तो सोचिए ना, उसके सामने रखी वस्तु जो है वस्तु का 3 गुना प्रतिबिंब बनाती है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना हो जाएगा 3। आवर्धन यह तो बताता है कि कितना गुना चित्र बन रहा है। यहाँ पे देखिए एक अवतल, यह अवतल है, ये एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर, दूरी यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है, आप सभी लोग बता देंगे एकदम बढ़िया से। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे ज्यादा होता है। याद रखिएगा प्रकाश सबसे तेज चलता है निर्वात में, क्या हो जाएगा, निर्वात में, उसके बाद वायु में, सबसे तेज निर्वात में कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है आपका, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या। अभी बताए थे कुछ दिन पिछले ही वीडियो में बताए हैं कि वक्रता त्रिज्या निकालना है तो फोकस दूरी का दोगुना कर देना है। फोकस दूरी का दोगुना क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, तो 20 का दोगुना क्या हो जाएगा 40। अच्छा, एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 है तो फोकस दूरी तो आधा हो जाएगा, तो 30 के आधा 15। याद रखना है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है। अगर फोकस दूरी 15 है तो वक्रता त्रिज्या 30 हो जाएगा, अगर फोकस दूरी 50 है तो वक्रता त्रिज्या 100 हो जाएगा। अगला है यहाँ पे, किसी वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां पे रखना पड़ेगा। फिर वही बात कि अगर उत्तल लेंस के सामने आभासी सीधा बनाना है तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन हमने किया, लग रहा है वही क्वेश्चन दोहरा दिया क्या। हाँ भाई, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अपना डी वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला नहीं, वास्तव में ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन खत्म। लेकिन वीडियो भी आप देख सकते हैं काफी लंबा हो चुका है, 29 मिनट का पूरा वीडियो हो गया, यानी आधा घंटा पकड़ लीजिए। यहाँ पे कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, तो दर्पण कौन सा होगा। तो भाई सीधा बनाता है, 2 लोग बनाते हैं, समतल दर्पण भी बना देता है, हमेशा सीधे तो बनाते हैं। जब सुबह सुबह उठ के जाके देखते हैं आईना में तो सीधा तो बनाता है आपका चित्र बना, तो यहाँ पे हो जाएगा समतल भी हो जाएगा, अवतल, उत्तल माने जो साइड देखने वाला मिरर होता है वो भी तो सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से ये वीडियो काफी लंबा रहा, आप देख सकते हैं 29 मिनट 28 सेकंड का हो गया है, लेकिन हाँ बहुत ही यूजफुल वीडियो है, इसको जरूर से देखिएगा और बिना देखे बोर्ड का पेपर देने जाइएगा ही नहीं, देखना मस्ट है एकदम से। और ये जान लीजिए कि इस पार्ट से प्रश्न आना तय है और आता जरूर है, हर साल आता, कोई साल ऐसा छूटा नहीं जिस साल यहाँ से प्रश्न ना आया हो। और अगला वीडियो हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा मैनेज करेंगे, थोड़ा छोटे में हो जाए, हाँ लेकिन कंटेंट मिलेगा भाई तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। हालांकि ये काफी ज्यादा क्वेश्चन भी था, तो चलिए हम लोग वीडियो को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन हाँ, होमवर्क तो मैंने दिया नहीं, चलिए भाई होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क है अपना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, होमवर्क है कि प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग अभी पढ़े हैं कि अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है बैंगनी रंग के लिए और सबसे कम होता है लाल रंग के लिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, किस पदार्थ का, अभी तक ज्ञात जितना भी पदार्थ है दुनिया में उसमें से किस पदार्थ का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है या सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, कौन सा वो पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। पहला ऑप्शन है अपना यहाँ पे तारपीन का तेल हो जाएगा, तारपीन का तेल। दूसरा ऑप्शन है कांच हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है जल, चौथा ऑप्शन है हीरा। तो यानी कि आपको इसमें से सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किस पदार्थ का होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।